नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बार बार स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे थे सर कि थोड़ी सी आपकी राइटिंग है। तो राइटिंग की वजह से आज क्या है कि ये सॉल्यूशन भी कर लिया और टाइम भी अपने पास से नहीं बचा, और कमेंट भी आए थे स्टूडेंट की। बार बार ये लिखने में आप जितना टाइम खराब करते हो उससे अच्छा है कि आप पूरा का पूरा समझा दिया करो पीपीटी बना के। तो आपकी सुविधा के लिए आज जो चैप्टर है अपना दोबारा शुरू कर रहे हैं, प्रकाश। ठीक है। अब प्रकाश क्या है, कैसे परिवर्तन होता है, क्या स्पीड रहती है, कहाँ से जाता है, तो कितना समय लगता है, ये सारी की सारी घटनाएं हैं, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है। प्रकाश देखिए, एक प्रकार की सामान्य बात करूं तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है। हमारी आंखों पर क्या है, संवेदना उत्पन्न करती है, सामान्यतः बात है। जिस प्रकार ध्वनि हमारे कानों पर संवेदना उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो प्रकाश है वो क्या है, हमारी आंखों पर क्या है, संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है। संवेदना उत्पन्न करता है तो हमें परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ये भी दिमाग में बिठा के रखे कि कोई वस्तु दिखाई देती है वो परावर्तन के कारण दिखाई देती है, न कि अपवर्तन के कारण। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट करेंगे हम। ठीक है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है। दोहरी क्यों होती है वो भी बात करने वाले हैं। कि कुछ वैज्ञानिक थे, पहले उन्होंने बताया कि प्रकाश है वो तरंग के रूप में आता है, और कुछ ने बताया भी कण के रूप में आते हैं। ठीक है। तो जैसे प्रकाश की घटनाएं होती है, जैसे अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, अनुरण हो गया। ठीक है। ये सारी की सारी घटनाएं हैं, किसी एक के द्वारा हम नहीं समझा सकते। जैसे प्रकीर्णन है, तो प्रकीर्णन है उसको तरंग सिद्धांत से हम नहीं समझा सकते। ठीक है। उसके लिए हमें कणीय सिद्धांत लेना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने कहा था कि प्रकाश की जो प्रकृति है, ठीक है, वो क्या है, तरंग के रूप में होती है। कुछ ने कहा कि क्या किस रूप में होती है ये, कि ये कण के रूप में होती है। तो सर्वप्रथम अगर बात करें तो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कौन सी होती है। प्रकाश की अपनी प्रकृति होती है वो दोहरी प्रकृति होती है, यानी दोनों रूप में आता है, कण और तरंग के रूप में। ठीक है। और प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है, यानी प्रकाश की जो अधिकतम चाल है, ये क्या है, प्रकाश की क्या है, अधिकतम चाल है। ये कहाँ में होती है, ये होती है आपकी निर्वात में। कहाँ पे होती है, निर्वात में। ठीक है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल है वो किसने बताई थी, चाल किसने बताई थी, चाल बताई थी भी रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताई थी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की क्या है, चाल की व्याख्या की थी। किस ग्रह पे की थी, दो बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इन्होंने की थी अपने बृहस्पति। किस पे की थी, बृहस्पति ग्रह और उनके उपग्रह के ऊपर। बृहस्पति ग्रह और उनके क्या जो उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके सापेक्ष इन्होंने ये प्रयोग किया था। ठीक है। ये भी याद रखने वाली बात है। तो प्रकाश की चाल की बात करें तो जितना माध्यम संघन होगा प्रकाश की चाल उतनी कम होती जाएगी। ठीक है। अब निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव के अंदर, उसके बाद ठोस के अंदर, उसके बाद क्या है, ठोस के अंदर। अगर द्रव और उनकी बात करें हम, सामान्यतः द्रव और इनकी बात करें तो निर्वात में तो हमने देख लिया है। ठीक है। सॉरी, निर्वात में कितनी होती है चाल, 3 × 10⁸मीटर सेकंड। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा माध्यम लेके आते हैं हम। ठीक है। थोड़ा सा क्या है, माध्यम लेके आते हैं। भाई माध्यम हम सामान्य हवा का तो ले नहीं सकते, ये भी ध्यान रखें। हवा का क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अलग अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग है, हवा अलग अलग प्रकार की है। कहीं पे ज्यादा प्रदूषित है, कहीं पे कम प्रदूषित है, तो कहीं पे ज्यादा प्रदूषित है, वहां पे चाल क्या है, और कम हो जाती है। ठीक है। सामान्य अगर हम बात करें, ठीक है, दरों में इसकी चाल, दरों में मेरे कहने का मतलब है जल के अंदर बात करें, ठीक है, तो 2 × 2 × 5 × 10⁸मीटर सेकंड होती है। ठीक है। वहीं इसकी बात करें हम तो दरों के बाद थोड़ा सा मतलब और काटा दरों लेके आते हैं हम, जैसे तारकोल। ठीक है। तारकोल में कितनी होती है, 2.245 × 10⁸मीटर सेकंड। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर हम कांच के अंदर बात करें, ठीक है, कांच के अंदर बात करें, ठीक है, तो कांच के अंदर होती है 2.05 × 10⁸
मीटर सेकंड। ठीक है, सामान्यतः क्या है, यही पूछा जाता है विषव से जितना माध्यम संघन होता जाएगा प्रकाश की चाल क्या है उतनी क्या है कम होती जाएगी। माध्यम जितना संघन होता जाएगा प्रकाश की चाल क्या है उतनी ही आपकी कम होता जाएगी। ठीक है, और जो माध्यम है विरल होता जाएगा प्रकाश की चाल क्या बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार निर्वात में क्या होता है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किंतु निर्वात के अंदर आपको ये भी याद रखना है, निर्वात के अंदर जो है कि ध्वनि है वो गति नहीं करती, ध्वनि स्वयं गति नहीं करती है, किसी माध्यम के कण गति करते हैं, वो भी बात करने वाले हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सरल प्रकाश का सरल रेखीय गमन। उससे पहले दो तीन बातें और कर लेते हैं हम, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। प्रकाश होता है ना, प्रकाश की तरंग, ठीक है, उसकी प्रकृति की बात करें हम, तरंग की प्रकृति की बात करें, ठीक है, तरंग की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, तो प्रकाश होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है, वो होता है आपका अनुप्रस्थ। किस प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगी होती है और जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत से हैं भी, इतना ध्यान रखना आपको। अनुप्रस्थ तरंग प्रकार होते हैं, और इसके साथ के साथ मैं बता देता हूं कि जो तरंग की प्रकृति में अगर बात करें तो ये कौन सी प्रकार की होती है, ये आपकी होती है विद्युत चुंबकीय। किस प्रकार की, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, अगर विद्युत चुंबकीय के अंदर थोड़ा सा डीपली और जाके हम बात करें, ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय है, इनका जो स्पेस होता है यानी इनका परास होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो ये होता है आपका, मैं बता देता हूँ कि 480 से 720, ठीक है, नैनोमीटर होता है। ये भी ध्यान रखें, कई बार ये पूछ लेता है कि चुंबकीय जो प्रकाश तरंगें होती है उनकी परास है वो कितनी होती है, तो परास कितनी होती है 480 से 720 नैनोमीटर। ठीक है, ये याद रखना आपको। सबसे ज्यादा निर्वात में माध्यम जितना बढ़ता जाएगा प्रकाश की उतनी ही कम होती जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, ये चीजें पहले नहीं करवाई थी, ध्यान रखिए। अब जैसे प्रकाश की चाल तो हो गया, प्रकाश क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है तो 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। कई बार क्या है टोटल ये सेकंड में मान आ जाता है, तो 8 मिनट के अंदर हो गए आपके 8 छिक्का 48 यानी 480 प्लस 19 यानी आपको 499 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब जब ये चंद्रमा से टकराकर प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसके कितने लगते हैं, 1.1 मिनट यानी 28 सेकंड। तो टोटल सेकंड की बात करें, टोटल सेकंड की बात करें, ठीक है, तो 60 प्लस 28 कितना हो गया, 60 प्लस 28 यानी ये कितने हो गए आपकी, ये आपके 88 सेकंड हो गए। कई बार सेकंड में पूछ लेता है, ये ध्यान रखना है आपको, सेकंड में क्या है इतना मान होता है। बाकी हम ये बात कर चुके हैं कि अब जो तरंग सिद्धांत और ये किसने दिया था उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब आगे अभी प्रकाश का जो गमन होता है वो क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में क्या है गति करता है। ठीक है, घंटों के भाग के बराबर प्रकाश कितने सरल रेखाओं में चलते हैं, इसी प्रकाश की सरल रेखीय चाल गति, मतलब कहने का बात है एक ही भाव अर्थ है कि प्रकाश सीधा चलता है, सीधा चलता है, वो क्या होता है सरल रेखीय गमन। ठीक है, पर यह जरूरी नहीं है भी हमेशा ही, प्रकाश का क्या है पथ परिवर्तन किया जा सकता है, प्रकाश का क्या है पथ परिवर्तन किया जा सकता है, पर किसी या तो हमें क्या है अपवर्तन करवाना पड़ेगा या हमें क्या है परावर्तन करवाना पड़ेगा। क्या हमें अपवर्तन कराना पड़ेगा या हमें उसका क्या है अपवर्तन कराना पड़ेगा। ठीक है, पर श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है, तो किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। ठीक है, और ये सभी रंग, मुख्य रंग कितने रंग होते हैं, कई बुक में आपको 7 रंग भी दिखे दिए होंगे, कितने रंग, 7 रंग, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या है हाइजेन ने बताया था कि प्रकाश किस गति में करता है, तरंग गति में करता है, प्रकाश क्या है तरंग के रूप में चलता है। पर उसके बाद क्या है कि कुछ आया था, जैसे प्रकाश प्रकीर्णन की बात करें, जो प्रकाश प्रकीर्णन है उसको हम तरंग के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है, तो वो आगे पढ़ेंगे हम, एक बार हम बेसिकली इसके बारे में पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में, वो हम जरूर पढ़ेंगे। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया, इंपॉर्टेंट है भी। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत दिया,
तभी तो वर्तमान में जो प्रकाश की तरंग होती है वो किस प्रकार प्रकृति होती है, वो किस प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय प्रकार की। ठीक है, इसके बाद न्यूटन ने कण सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आपको बताना है। किसने दिया था, न्यूटन ने कण सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, न्यूटन ने कहा था प्रकाश है वो कण के रूप में गति करता है, कण के रूप में क्या है, गति करता है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, इसके साथ मैं बता देता हूं कि अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करें तो आपको याद रखना है कि वर्तमान के अंदर, ठीक है, वर्तमान के अंदर क्या है, द्वैत प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है। और इसकी जो खोज है इस किसने की थी, डी ब्रोगली ने की थी। किसने की थी, डी ब्रोगली ने। क्योंकि मैं बता देता हूँ दो तीन चीजें, हंसी वाली भी है। और न्यूटन जी ने बोला कण, ठीक है, और हाइगेन्स ने बोला तरंग। ठीक है, इन्होंने, न्यूटन ने कहा था कण ही ये सिद्धांत है, मतलब कण के रूप में गति करते हैं, और हाइगेन्स ने कहा था कि तरंग के रूप में क्या है, गति करते हैं। ठीक है, पर वर्तमान में जो प्रकृति है वो कौन सी है, द्वैत प्रकृति है। इसके बारे में किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। अगर ऐसे याद नहीं रहे, ठीक है, तो आपको पता है कि कोई चीज है वो टन टन करती है, मतलब क्या है, वो एक गेंद है वो टन टन कर रही है, मतलब बज रही है। ठीक है, तो टन टन मतलब कण करते हैं। हाई गेंस यानी गन है, गन से निकाली गई गोली या चली हुई गोली एकदम सीधी चलती है, मतलब जैसे तरंग चलती है उसी प्रकार। तो ये तरंग सिद्धांत हो गया। इसके साथ के साथ अब इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि ये अपना पक्ष रख रहा था न्यूटन, हाइगेन्स अपना पक्ष रख रहा था। फिर लड़ाई को शांत करने के लिए, दो लोगों की लड़ाई होती है तो आपको पता है भी पड़ोसी आते हैं। दो लोगों की अगर लड़ाई होती है तो उनको शांत करने के लिए क्या है, पड़ोसी आते हैं। तो पड़ोसी कौन आए थे, पड़ोसी आए थे भी डी ब्रोगली। पड़ोसी कौन आए थे, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा कि भाई रुक जाओ, ना ये कणीय प्रकृति है, ठीक है, और ना ये तरंगीय प्रकृति है, हम दोनों का समझौता कर देते हैं, दोनों ही मान लेते हैं। तो वर्तमान में जो प्रकृति प्रचलित है वो कौन सी है, द्वैत प्रकृति। वर्तमान में कौन सी प्रकृति प्रचलित है, द्वैत प्रकृति है, ये भी याद रखें आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, आइंस्टीन ने प्रकाश की ऊर्जा का क्या है, समीकरण दिया था। समीकरण था E बरोबर mc स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये किस सिद्धांत क्या आता है भी, एक, अगर एक मान लीजिए 1 ग्राम, ठीक होता है, 1 ग्राम अगर कोई कण है उस कितनी ऊर्जा में बदल सकते हैं वो बात अब करेंगे हम। क्योंकि जो परमाणु परमाणु विस्फोट होते हैं ना, जैसे परमाणु संयोजन, ठीक है, एक होता है परमाणु विस्फोट विस्फोट और एक परमाणु संयोजन मान लीजिए, परमाणु संलयन मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो आइंस्टीन ने पहले दे गए थे ये सूत्र, जो वर्तमान में मतलब नागासाकी और हिरोशिमा जो जापान के जो शहर थे वहां पे गिराए गए थे, वो सूत्र आइंस्टीन जी पहले ही दे गए थे। एम होता है यहाँ पे द्रव्यमान और सी है प्रकाश का वेग, 3 × 10⁻, ठीक है, 8। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि अगर एक कण भी, अगर हम मान लीजिए 1 ग्राम अगर हम द्रव्यमान लेते हैं तो उसकी अगर हम बात करें, उसमें ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा कितनी होती है, 10⁸ मीटर सेकंड। ये क्या दर्शाता है मैं बता देता हूँ कि एक कण कोई भी वस्तु है, 1 ग्राम है, उसको अगर पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करे, पूर्ण रूप में ऊर्जा में परिवर्तित करे, जैसे नाभिकीय संलयन होता है, तो तब वो कितनी ऊर्जा होगी, 3 × 10⁸। ठीक है, इतना मान आ जाएगा ऊर्जा का। इसके बाद क्या है, प्लांक समीकरण आता है। प्लांक ने बताया था कि जो है ऊर्जा का मान कितना होगा भी, जो प्रकाश की क्या है, आवर्ती, ये म्यू होता है, ये प्रकाश की आवर्ती, और एच क्या होता है, ठीक है, ये म्यू है, ध्यान रखें, ये म्यू है, म्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, ई एनर्जी हो गया, ठीक है, एच क्या हो गया यहाँ पे, प्लांक नियतांक। इसके बाद बात करें, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण, ठीक है, कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, इनकी भी हम डायग्राम द्वारा पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो सूर्य ग्रहण सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सूर्य ग्रहण में किस पे ऊपर ग्रहण लग गया, सूर्य पे ग्रहण लग गया, सूर्य पे क्या है, ग्रहण लग गया। और कब होता है ये, अमावस्या के दिन होता है। किस कब होता है ये, अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अब इनकी थ्योरी में अगर बात करें, सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है,
ठीक है, सूर्य ग्रहण में क्या है कि हम पृथ्वी पे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका सूर्य है, इसको यहीं रखना है बेचारे को, सूर्य जी को यहीं रखना है। अब क्या है, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और सॉरी, ये पृथ्वी नहीं है, सूर्य ग्रहण करवाना है तो बीच के अंदर आपका मून आ जाएगा, ठीक है, यानी चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी के जो प्राणी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब क्या है कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो धब्बा है वो कहाँ पे दिखाई देगा, जो चंद्रमा है उसका धब्बा इस सूर्य के ऊपर दिखाई देगा। चंद्रमा का धब्बा कहाँ पे दिखाई देगा, सूर्य के ऊपर दिखाई देगा। सूर्य के ऊपर जब दिखाई देगा तो इसका एक भाग हमें काला दिखाई देगा, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया, तो अपनी आंखों की रोशनी चंद्रमा को तो पार करने से रही, अपनी आंखों की रोशनी क्या है, चंद्रमा को तो पार करने से रही। तो इस स्थिति में कहने का मतलब है हम पृथ्वी पे बैठे हैं, सूर्य की ओर देख रहे हैं, बीच में कौन आ गया, चंद्रमा जी आ गया, बीच में कौन आ गया, चंद्रमा जी आ गए। अब चंद्रमा के कारण क्या नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सूर्य को क्या लग गया, ग्रहण, क्या लग गया, ये सूर्य ग्रहण, ये क्या हो गया आपका सूर्य ग्रहण, क्या हो गया ये आपका सूर्य ग्रहण, ये याद रखें। रीजन क्या है, बस ज्यादा डीपली नहीं है, क्वेश्चन घुमा के इस प्रकार पूछ लेता है भी सूर्य ग्रहण के अंदर कौन सी स्थिति होती है, चंद्र ग्रहण के कौन इस अंदर कौन सी स्थिति होती है। अब चंद्र ग्रहण की बात करें, ठीक है, तो चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण मतलब चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो मतलब चंद्रमा के ऊपर क्या है, काला धब्बा होना चाहिए, चंद्रमा के ऊपर क्या है, काला धब्बा होना चाहिए। यही बात यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है, ये मान लीजिए तीनों आ गए यहाँ, ये भी आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपका मून मतलब चंद्रमा है, ठीक है। अब क्या होता है इस स्थिति में, इस स्थिति में ये होता है भाई जो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है वो किस प्रकार होता है कि जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी आ गई, प्रकाश तो सूर्य से आ ही रहा है, तो पृथ्वी की छाया किस पे चली गई, चंद्रमा पे, जिसकी छाया जिस पे चली जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है चंद्रमा की छाया किस पे जाती है, सूर्य पे जाती है, सूर्य ग्रहण हो गया। और यहाँ पे जो पृथ्वी की छाया किस पे चली गई, यहाँ पे इस पे चली गई भी, चांद पे चली गई, ठीक है, किस पे चली गई, चांद पे चली गई। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया चंद्र ग्रहण, ये इंपॉर्टेंट है अभी, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, लाइफ टाइम काम आएगा ये पूरे लाइफ में, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, कभी डिफिकल्ट लगा के पूछ लेते हैं, कभी किस प्रकार भी पूछ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको दो तीन लाइनें और बता देता हूँ कि ये महीने के महीने नहीं होता है कभी भी, ये क्या है, हर महीने नहीं होता है, उसका रीजन भी होता है, उसका रीजन भी होता है। अब ये याद रखना है आपको, जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है, वो अमावस्या को होता है, और जो चंद्र ग्रहण है वो कब होता है, पूर्णिमा का होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा का होता है। स्थिति हमने जो बना के देख ली, ठीक है। हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देते, क्योंकि पृथ्वी का कक्षा तल चंद्रमा कक्षा तल के साथ 50 डिग्री कोण बनाती है, जो कक्षा तल होता है वो झुका हुआ होता है 50 डिग्री। इस कारण क्या है, हर महीने हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देते, हर महीने क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमें क्या है, दिखाई नहीं देते, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन, ये इंपॉर्टेंट है अभी, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब अगर देसी भाषा में अगर याद करने की कोशिश करें, परावर्तन मतलब पाछ हो जाना, परावर्तन में कोई आया और वापिस से चला गया। परावर्तन का मतलब क्या है भी, कोई आया और वापिस क्या है, चला गया, मतलब वापिस चला गया, वो क्या होता है, परावर्तन, वो क्या होता है आपका परावर्तन होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। क्या होता है कि प्रकाश चिकनी सतह, ठीक है, चिकनी सतह का मतलब क्या होता है, यहाँ पे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह है, ठीक है, उसका निर्माण किसकी सहायता से होता है, ये भी याद रखें, उसका निर्माण होता है Hg, ठीक है, यानी पारा और चांदी की सहायता से, पारा प्लस
चांदी की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। पारा प्लस से चांदी की क्या है, पॉलिश की जाती है साइड पे, ठीक है, ताकि प्रकाश की किरणें हैं वो वापस चली जाए, ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि परावर्तक सतह पे कौन कौन से बिंदु होते हैं। तो याद रखना है, परावर्तक सतह पे आपतित किरण, ठीक है, परावर्तक सतह पर क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ। ये चारों के चारों चीजें हैं वो क्या होते हैं, परावर्तक जो बिंदु होता है उस पे होते हैं। अब जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण ये है और अभिलंब के मध्य जो ये कोण बनता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तक किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, परावर्तक कोण। उसको क्या बोलते हैं हम, परावर्तक कोण। याद रखें ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। इसमें आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बोल सकता है भाई आपतित किरण और अभिलंब के बीच 60 डिग्री का कोण है, तो टोटल यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, तो ये 60 का हो गया, ठीक है, ये भी 60 का हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री का। इस प्रकार पूछ सकते हैं। या ये बोल देंगे कि कुल कोण है वो 120 डिग्री का है और आपतन कोण यहाँ पे 60 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण का मान बताइए। ये क्वेश्चन आया बुया हुआ है, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपतित किरण तीनों ही एक तल में होते हैं। कितनी चीजें होती है, तीनों चीज, ठीक है भी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको भी याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि समतल दर्पण, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और जो अपवर्तन है, ठीक है, अपवर्तन हमने ये पढ़ा है अभी, प्रकाश की जो है, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डीपली हम जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन में गए थोड़ा सा डीपली जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर पूछ ले कितने प्रकार का होता है परावर्तन, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है भैया। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा, पहला तो होता है आपका सममित, ठीक है। सममित का अर्थ क्या हो गया कि जो तल है वो एकदम समतल है। क्या है, तल क्या है, समतल है। तो जो भी आपतित किरणें होंगी, जैसे ये किरण आ रही है, ये वापिस यहाँ से चलेगी, ये वापिस यहाँ से चलेगी, ये वापिस यहाँ से चलेगी। आगे समझ में, ये तो होता है सममित परावर्तन। क्या होता है, ये सममित परावर्तन, ठीक है। ये कौन सा होता है, सममित परावर्तन, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये कोण होते हैं ना, ठीक है, ये कोण क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इनके बीच जो दूरी होती है, किरणों के बीच दूरी होती है, वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। यानी जो इन दोनों के मध्य दूरी है वो ही क्या है, इनके परावर्तन होने के बाद इनके मध्य क्या है, दूरी रहेगी। इनके मध्य क्या है, दूरी रहेगी, ये भी याद रखें आप। अगर ये बोल देते, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, जब तल क्या हो, समतल हो। अब दूसरा कौन सा होता है, विसरित परावर्तन। दूसरा कौन सा होता है, विसरित परावर्तन, ठीक है। विसरित परावर्तन में क्या होता है कि जो तल होता है ना वो असमतल होता है। अब ये यहाँ पे आई तो ये ऐसे चली गई, ये यहाँ पे आई तो ये ऐसे चली गई, यहाँ पे आई तो ये ऐसे चली गई। ये किस प्रकार का परावर्तन है, ये क्या है आपका, विसरित परावर्तन। मतलब इसमें क्या होता है, समतल तल समतल, और क्या होता है, कोण होता है ना, वो क्या होता है आपका, निश्चित होता है। कोण क्या होता है, निश्चित होता है। इनके अंदर क्या है, कोण निश्चित नहीं होता। इनके अंदर क्या है, कोण है वो आपका क्या है, निश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आई, कोई इधर जाएगी, कोई उधर जाएगी, ठीक है, क्योंकि तल एक जैसा तो है नहीं। अगर तल एक जैसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। तो ये चीजें भी आप नोट कर लेना, क्योंकि आगे आपकी क्या है, बहुत सारा काम आने वाली है ये चीजें, ठीक है। अब रहा बात, आगे बात करते हैं समतल की, और जो परावर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब परावर्तन के उदाहरण, परावर्तन कहाँ पे होता है, याद रखना है आपको। परावर्तन क्या है, हमेशा ही अपारदर्शी वस्तुओं में होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, जो परावर्तन है ना वो कहाँ पे होगा, अपारदर्शी वस्तु में, क्योंकि वस्तु के अंदर से दिखाई दे गया तब तो परावर्तन होने से रहा, ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तु हम पहले लेके आते हैं समतल दर्पण। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8वीं क्लास के अंदर भी ये है, ये अपने, ठीक है, तो टेंशन ना लिया,
सारा का सारा करने वाले हैं। ठीक है, समतल दर्पण का परावर्तन सतह समतल होता है। इस शीशे की एक धातु पर पतली परत चढ़ी होती है। ठीक है, किरण क्षय को रोकने के लिए लेप किया जाता है, मतलब किरण क्या है इधर उधर न प्रभावित हो, इसलिए जो शीशा होता है उस पे क्या है चांदी और पारे को मिलाकर क्या है पॉलिश क्या है कर दी जाती है। शीशे के पीछे चांदी या पारे की पॉलिश परावर्तक सतह का कार्य करती है, और बहुत से में क्या है ये दोनों मिक्स करके की जाती है। शीशे और पारे को क्या है मिक्स करके, सॉरी, पारे और चांदी को क्या है दोनों को मिक्स करके ही शीशे के एक साइड में, जो पारदर्शी शीशा होता है ना उसके एक साइड में अगर हम पॉलिश कर देंगे तो वो अपारदर्शी बन जाएगा। और परावर्तन के लिए हमें इंपॉर्टेंट यही है कि अपारदर्शी वस्तुओं की जरूरत होती है। अपारदर्शी वस्तुओं की क्या है होती है जरूरत होती है। नेक्स्ट है अपना समतल दर्पण में प्रतिबंध की स्थिति, ये इंपॉर्टेंट है अभी। पहले तो इतना ही था, पहले तो अपने रीट में क्या है सिर्फ एक ही चैप्टर था कि समतल दर्पण है उसके अंदर की स्थिति कैसी होती है, उसके अंदर क्या स्थिति कैसी होती है। तो आगे आपको समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बढ़ता है जितनी दूरी पर वस्तु आगे रखते हैं। ठीक है भाई, ये वस्तु रख दी हमने, ठीक है, और ये यहाँ पे शीशे रख दिया। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए एक बिंब हो गया और एक प्रतिबिंब हो गया। बिंब में क्या होती है, बिंब होती है वस्तु, याद रखना आपको, बिंब होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी वस्तु, ये ध्यान रखें। कई बार पूछ लेते हैं बिंब क्या होती है, और प्रतिबिंब जो वस्तु है उसकी छाया। ठीक है, जो वस्तु होती है उसकी छाया क्या होती है, प्रतिबिंब होती है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, वस्तु के बराबर वह पार्श्व उल्टा होता है। अब पार्श्व उल्टा का अर्थ क्या हो गया, पार्श्व उल्टा का अर्थ हो गया दायां भाग है वो बायां दिखाई देना और बायां भाग है वो क्या है दायां दिखाई देना। इस प्रकार का परावर्तन होता है उसको क्या है पार्श्व परावर्तन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ये भी याद रखें। यदि कोई वस्तु v चाल से दर्पण की ओर आती है तो दर्पण की चाल क्या है 2v से अपनी ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है भाई, ये v से आ रहा है तो दर्पण की इसकी चाल कितनी दिखाई देगी 2v। ठीक है, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की वस्तु की लंबाई आधी होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर आप 6 फुट के हो, ठीक है, आप क्या हो 6 फुट के हो, ठीक है, तो क्या है अगर आपको कोई वस्तु में दिखाई दे ना तो कम से कम कितना फुट होना चाहिए 3 फीट, यानी आधा फीट, सॉरी आधा होना जरूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट है अब आपके ये, ठीक है, जो प्रतिबिंबों में, ठीक है, अगर 2 दर्पण रखें इस प्रकार, प्रतिबिंबों की संख्या ये बहुत बार आती है। ठीक है, मान लो ये एक दर्पण ये रखा हुआ है, दूसरा दर्पण इसके साइड हटा के दूसरा रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है कि अगर 0 डिग्री से घुमा दिया जाए तो कितने डिग्री घूमता है, दुगनी घूमता है। क्यों घूमता है, देखिए यहाँ पे एक वस्तु रखी है, ठीक है, दूसरी वस्तु यहाँ पे रखी है। अब इसको एक घुमा रहे हैं तो इस पे क्या है दुगना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री इधर जाएगा तो क्या है 1 डिग्री ये भी साइड और खिसक गया, तो एक एक कितनी होगी 2 डिग्री, यानी 2 गुना हो गए। इसी प्रकार अब कुल प्रतिबिंबों की संख्या है वो याद रखनी है कि आपको हमेशा ही कुल प्रतिबिंबों की संख्या है किससे निकालेंगे, क्योंकि पूरा कितना होता है 360, सर्किल कितना होता है 360, उसके बाद कि दोनों के बीच कितना कोण दिया हुआ होगा भी 60 डिग्री दिया होगा या कुछ भी दिया हुआ होगा। ठीक है, याद रखना है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि यहाँ पे 2 चीजें हैं कि यहाँ पे अगर भाग देते हो आप, ठीक है, भी आपके भी बोल दे भी 60 डिग्री का 360 में 6 नहीं करना, इनमें से 1 घटाना है, 5 लेके आना है। ठीक है, कितना लेके आना है 5। हमें क्या है विषम संख्या में मान चाहिएगा, हमेशा याद रखना है किस संख्या में चाहिएगा, विषम संख्या में। अगर डायरेक्ट विषम संख्या में आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट विषम संख्या में आ रहा है तब तो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है, वरना आप क्या है 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, और अगर पूर्ण मान फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब 85 डिग्री आ गया 70 डिग्री आ गया, तो उससे क्या है अगला मान ले लेते हैं हम। जैसे ये आ गया मान लो 6.65 आ गया, तो इनके कोणों की संख्या कितने मानेंगे हम 7 मानेंगे। कितने मानेंगे 7 मानेंगे। अगर 2 समतल दर्पण समांतर रखे हुए, जैसे हम नाई की दुकान और इसके अंदर जाते हैं ना, तो प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी होती है इन्फिनिटी होती है, यानी अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और देखते हैं कि समतल दर्पण के जो उपयोग है, समतल दर्पण का उपयोग बहुपारदर्शी परिदर्शी आईना आदि में किया जाता है। तो घरे दिन के नान हो गए थे
देखो मैकअप लगा के देखो, वो कौन सा दर्पण होता है, वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों को गतिविधि देखने के लिए पारदर्शी परिदर्शी उपकरण यानी पेरिस्कोप होता है। कौन सा होता है ये, पेरिस्कोप, ये भी याद रखें। कौन सा होता है, पेरिस्कोप होता है, ध्यान रखें। उससे क्या है, दुश्मन की क्या है स्थिति देखी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पनडुब्बी जहाज में पारदर्शी सॉरी परिदर्शी है, इसको इंग्लिश में पेरिस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज था आपका बेसिक प्रकाश, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं, पूरी की पूरी थ्योरी करवाने वाले हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।